हिंदुस्तान के सियासी चेहरे, गली से लेकर संसद तक, जनता का विश्वास, जनता की आवाज, नेताओं की कहानी, उनकी जुबानी। नमस्कार, मैं हूं रक्षा तिवारी और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आप सभी का स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम पब्लिक फेस में। आज हम यहाँ बात करेंगे उस लड़की की कहानी की जो दिल्ली के एक समारोह में मंच पर चढ़ी और एक बड़े राजनीतिज्ञ की धज्जियां उड़ाने से महज 21 साल की उम्र में भी नहीं डरी, जो एक कमजोर दलित तबके से होने के बावजूद भी भारत की सबसे मजबूत राजनेता बनकर उभरी और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री बनकर लोगों को दिखा दिया कि वो देश की मौजूदा दौर में सबसे शक्तिशाली महिला नेताओं में से एक है। ये कहानी है सुश्री मायावती के राजनीतिक सफर की शुरुआत से लेकर अब तक की। चुनावों की बात हो और उसमें मायावती के, बसपा सुप्रीमो मायावती के प्रभाव का जिक्र न हो, ऐसा शायद ही हो सकता है। और इसीलिए इस बार लोकसभा चुनाव 2019 के पहले बार बार मायावती का जिक्र आ रहा है। मायावती ने 25 साल बाद अखिलेश और सपा से हाथ मिलाया है और खेला है गठबंधन का दाव। तो आइए हम आपको बताते हैं द आयरन लेडी ऑफ यूपी मायावती की जिंदगी से जुड़े कुछ खास बातों के बारे में। और 3 बहनों वाले परिवार में मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 में दिल्ली में हुआ था। पिता प्रभुदयाल और मां रामरती ने हमेशा से ही भाई बहनों के बीच लड़के और लड़की होने का भेदभाव किया था और शायद इसी वजह से उनके सभी भाइयों की पढ़ाई पब्लिक स्कूलों में हुई थी और सभी बहनों का दाखिला सस्ते सरकारी स्कूल में करवाया गया था। परिवार में चल रहे इस बेटे बेटी के भेदभाव और समाज में चल रहे दलित के साथ भेदभाव ने मायावती के मन में विद्रोह की चिंगारी जो जलाई थी वो उनके सत्ता में आने के बाद ही बुझी। मायावती बचपन से ही दृढ़ विश्वास से भरी हुई थी। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद मायावती ने BA किया और दिल्ली के कालिंदी कॉलेज से LLB भी किया था। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली से B.Ed भी किया था। नहीं था क्योंकि दिन भर स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बाद वो खुद अपनी लॉ की क्लास शाम में किया करती थी और उनका ये रूटीन और उनकी ये दिनचर्या यही खत्म नहीं होती थी, बल्कि रात में खाना खाने के बाद वो लग जाती थी अपने सपने को पूरा करने की तैयारी में। और मायावती का ये सपना राजनीति में आने का नहीं बल्कि एक सफल IAS ऑफिसर बनकर उभरने का था। 1977 की उस शाम मायावती अपने इसी रूटीन में व्यस्त थी जब उनके दरवाजे पर उनसे खुद मिलने पहुंचे थे वामसेफ संगठन के बड़े नेता काशीराम। दिल्ली के समारोह में मायावती ने राजनारायण के खिलाफ और हरिजनों के बचाव में जो आवाज उठाई थी, उस आवाज ने काशीराम को मजबूर कर दिया था कि वो खुद उस लड़की से मिलने उसके घर पहुंच गए थे। काशीराम ने मायावती से पूछा, तुम क्या बनना चाहती हो? और मायावती ने कहा कि मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। इस बात पर काशीराम ने कहा कि तुम वो राजनेता बनोगी जिसके आगे पीछे IAS की लाइन लगी रहेगी और वो तुम्हारे सामने अपनी फाइल पर साइन कराने के लिए हाथ बांधे खड़े रहेंगे।
इस बात से मायावती के मन में एक सफल नेता बनने का सपना पलने लगा, पर उनके पिता को ये सपना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बाप और बेटी में इस वजह से दूरियां इतनी बढ़ गईं कि एक दिन मायावती को अपने पिता और अपने मिशन में से किसी एक को चुनना पड़ा और मायावती ने चुना अपने सपनों को और घर छोड़कर काशीराम के साथ राजनीति में कूद गईं। उसके बाद जो हुआ वो एक इतिहास है। संगठन से जुड़ने के बावजूद 1984 तक मायावती ने एक शिक्षिका की तरह भी काम किया, लेकिन 1984 में जब काशीराम ने एक नए राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी का गठन किया तो मायावती शिक्षिका की नौकरी छोड़कर उस पार्टी की पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गई। उसी साल उन्होंने मुजफ्फरनगर जिले के कैराना लोकसभा सीट से अपना पहला चुनाव अभियान आरंभ किया। 1985 और 1987 में भी उन्होंने लोकसभा चुनाव में कड़ी मेहनत की और उन्हें इसका फल भी मिला। आखिरकार 1989 में उनके दल बहुजन समाज पार्टी ने 13 सीटों पर चुनाव जीता था। धीरे धीरे पार्टी की दलितों और पिछड़े वर्ग के बीच लोकप्रियता बढ़ती चली गई। 1995 में मायावती सपा के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई और सरकार के तहत उत्तर प्रदेश की वह पहली महिला मुख्यमंत्री बनाई गई। इसके बाद 2001 में बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक काशीराम ने मायावती को दल के अध्यक्ष के रूप में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, जिसके बाद बसपा और भाजपा का गठबंधन भी हुआ। उस गठबंधित सरकार ने साल 2002-2003 के दौरान मायावती को एक बार फिर से मुख्यमंत्री चुना गया, लेकिन तभी बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और मायावती की सरकार गिर गई। इसके बाद मुलायम सिंह यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। 2007 में भी विधानसभा चुनाव हुए थे और चुनाव के बाद मायावती बिना किसी गठबंधन के सत्ता में वापस लौट के आई थी और भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी। हालांकि उसके बाद मायावती दोबारा उत्तर प्रदेश की सत्ता में लौटकर वापसी नहीं आ पाई। मायावती हमेशा से ही अपने अफसरों को कड़े अनुशासन में रखे जाने के लिए जानी जाती हैं। हालांकि मायावती के इस राजनीतिक सफर में उन पर कई सारे घोटाले और आय से अधिक संपत्ति के आरोप भी लगे हैं। अपने जन्मदिन पर खर्च किए गए पैसे और अपनी मूर्तियों पर लुटाए गए सरकारी धन के लिए भी मायावती का नाम हमेशा उछलकर सामने आया है। कई बड़े नामों ने मायावती और पार्टी का हाथ भी छोड़ दिया और काशीराम के मृत्यु के बाद मायावती को एक बड़ा झटका भी लगा, लेकिन फिर भी मायावती ने खुद को मजबूती से संभाले रखा और अपने राजनीतिक कदमों को कभी डगमगाने नहीं दिया। अपने सपने को पूरा कर दलितों को उनका हक दिलाने में मायावती इतनी मशगूल हो गई कि उन्हें अपनी निजी जिंदगी के लिए वक्त ही नहीं मिला। इसलिए उन्होंने आज तक शादी ही नहीं की। दलित लड़की होने के बावजूद अपनी हिम्मत और आत्मविश्वास के बल पर मायावती ने वो मुकाम हासिल किया जिसने देश की महिलाओं को एक अलग ही तरीके का हौसला दिया है। मायावती ने जो जुझारूपन दिखाया है वो भारत की बहुत ही कम महिलाओं ने दिखाया है। विवादों के बावजूद मायावती के समर्थकों ने उनका साथ नहीं छोड़ा और पार्टी के लिए अपनी वफादारी हमेशा ही साबित की और मायावती ने भी दलितों के दिल में अपनी एक खास जगह बनाई है और हमेशा दलितों के प्रति अपने विश्वास को और दलितों के मन में जो मायावती के लिए विश्वास है उसको कायम रखा है। एक बार फिर से लोकसभा चुनाव 2019 सर पर है और इस बार अखिलेश से हाथ मिलाकर मायावती ने बीजेपी का पत्ता साफ करने के लिए एक अलग सा जाल बिछाया है। ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि ये गठबंधन आखिर बीजेपी के लिए क्या मुश्किलें खड़ी करता है। आज के लिए बस इतना ही। हम लेते हैं आज आपसे इजाजत, लेकिन इस वादे के साथ कि हम एक बार फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही किसी खास चेहरे की कहानी के साथ। नमस्कार। हिंदुस्तान के सियासी चेहरे, गली से लेकर संसद तक, जनता का विश्वास, जनता की आवाज, नेताओं की कहानी, उनकी जुबानी।
हिंदुस्तान के सियासी चेहरे, गली से लेकर संसद तक, जनता का विश्वास, जनता की आवाज, नेताओं की कहानी, उनकी जुबानी।